हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीटेट की एसएसटी की जो 60 मार्क्स का पेपर आता है सब्जेक्टिव, उसकी सीरीज चली हुई है। और अभी मैंने इसकी हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। तो आपका आज मैं एनसीईआरटी की 6 स्टैंडर्ड की बुक है ये, और ज्योग्राफी की। तो इससे पहले मैं 3 चैप्टर आपके करवा चुकी हूँ। जिन्होंने वो नहीं देखे हैं तो वो मैं ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप उसको नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। और गाइज, अपनी है ना एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठना। जो जो मैं अंडरलाइन करवाती जाऊँ आप उसको साथ साथ अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, उसके लिए रिवीजन करते हैं, तो आप सिर्फ जो अंडरलाइन किया है ना उन्हीं को रिवाइज करके जाना, बाकी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और गाइज, मैं इतना अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट और बिल्कुल एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। तो आप इस पे चैनल पे जो है बने रहिए। और इस जो भी अगर न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपका सी टेट की बहुत अच्छे वाली प्रिपरेशन चली हुई है। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपके 60 में से आपके 55 आप इजिली जो है स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, और सीडीपी और पेडागोजी की भी इस पे क्लासेस चली हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक क्या है? मानचित्र। ये मानचित्र दिया हुआ है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मैप बोलते हैं। ये कंपास दिया हुआ है, ये है ना आपकी डायरेक्शन बताता है कि इस मतलब आपके जैसे नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट है। तो आपकी दिया हुआ है कि नॉर्थ आपके उस पे दिया हुआ है, ये किस पे है? आपका 0 डिग्री पे है। और अगर साउथ की बात करते हैं 160। और साउथ और नॉर्थ के बीच में क्या होता है कि आपका देखो 90 डिग्री पे तो आपका ईस्ट आता है, फिर 90 डिग्री ही ये रहता है। ठीक है, तो आपका यानी 90-90 में करके तो 360 पे आपकी 360 पे ये आपका पूरा कंपास घूमता राउंड उसमें। ठीक है, तो ये आपका कंपास है जो आपको डायरेक्शन शो करता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक में मैं आपको जैसे आप ये देख सकते हैं कि ग्लोब, आपने ग्लोब इससे पहले का जो चैप्टर था ना उसमें ग्लोब पढ़ा था। उसमें मैंने बोला ना, इससे पहले आप उस उन वीडियोस को जरूर देखना, क्योंकि आपको वो देखोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं मानचित्र पे क्या होता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब के लिए, यानी हम जब पूरी अर्थ का देखेंगे ना, तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लोब की। लेकिन अब बात करते हैं पार्टिकुलर एक एरिया की बात करते हैं, जैसे किसी सिटी का देखना है, किसी स्टेट का देखना है, या एक खाली एक उसका सपोज़ करो खाली एक कंट्री का देखना है, तो उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको मानचित्र की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? मानचित्र की। क्योंकि ग्लोब क्या होता है, बड़े लेवल पे शो करता है आपका पूरी अर्थ, उस पे आपके महाद्वीप हैं, आपके महासागर हैं, सागर हैं, और उसपे एक देश हैं, आइलैंड है, उसपे सब कुछ आपका ग्लोब के ऊपर शो किया जाता है। बट अगर उसकी मानचित्र की बात करते हैं, वो आपको खाली एक छोटे एरिया के लिए है, वो आपको शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे जिलों, यहाँ पे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गाँव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमें किसकी ये जो ग्लोब है ये मतलब सही नहीं रहता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मानचित्र की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो मेन-मेन है ना, मैं वही कराऊँगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मानचित्र पृथ्वी की सतह और इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आपको ये अंडरलाइन करना है कि मानचित्र होता क्या है? मानचित्र एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया क्या है? एक चित्र है। ये पूछता है कि बताइए मानचित्र क्या होता है? यानी पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का। एक भाग का मतलब क्या होता है? या तो आपका एक कंट्री होगा, यानी एक देश होगा, या आपका कह सकते हैं कोई शहर होगा, कोई गाँव होगा। मानचित्र भी तो कई तरह के होते हैं ना, तो आपका है ना क्या एक पैमाने पे ही खींचा गया एक मतलब एक ड्रॉ किया हुआ चित्र होता है। लेकिन ये एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। यानी अगर हम गोलाकार की बात करें, मानचित्र पे गोलाकार नहीं कर सकते ना आप, जैसे पूरा ग्लोब तो क्या होता है आपका मानचित्र होता है, लेकिन इसको अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, इसको ना मतलब चपटा करना असंभव होता है। हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है
कुछ मानचित्र छोटे होते हैं तो कुछ तथ्यों को दर्शाता है। यानी जो छोटे मानचित्र देखो मैं आपको इसमें कई बार मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक चीज़ बताती हूँ कि हमेशा ना एक लॉजिक से आप इसको पढ़ोगे ना मतलब लॉजिक से यानी आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे पढ़ोगे ना तो बहुत देखो कोई छोटी चीज़ है, आप सपोज़ करो एक गाँव का चित्र बनाना है, एक गाँव का आपको मानचित्र पे शो करना है, तो आप देखो गाँव क्या वो एक छोटा एरिया है। छोटे एरिया को आप जब ड्रॉ करोगे तो वो बड़ा दिखाई देगा, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन आप गाँव के कंपैरिज़न में अगर आप एक सिटी की बात करते हैं, सिटी में बहुत सारे गाँव आ जाते हैं, बहुत सारे कस्बे आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो एक गाँव का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो ना, वो चीज़ आप एक सिटी का उस गाँव के कंपैरिज़न में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करो, वो तो शॉर्ट में जाएगा। तो आप जो छोटे चित्र हैं, छोटे क्षेत्र हैं, उसके तो बहुत सारे तथ्य यानी बहुत सारे फैक्ट को आप क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकती हैं। लेकिन बात करें बड़े की, तो बड़े का पूरा उसमें जो है पूरी तरह से उसको तथ्यों को आप अच्छे से उसको नहीं कर सकते एक मानचित्र पे, ठीक है? तो आप इसका ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट है। अब छोटा होगा तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, बड़ा होगा तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप कम कर सकते हो, ठीक है? दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब हम बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। ये एटलस की बात यह करता है, जैसे आपने इंडिया का मैप देखा होगा। इंडिया के मैप में आप देखते हैं आपका ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने स्टेट आते हैं, कितने स्टेट में आपके मतलब छोटी-छोटी चीज़ें उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आप पूरी डिटेल तो नहीं डाल सकते ना, बड़े बड़े लेवल पे तो नहीं कर सकते ना उसमें। एक छोटा-सा आप जैसे सपोज़ करो आप दिल्ली है, दिल्ली क्या इतना सा ही है जितना मैप में शो करता है। दिल्ली बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें क्या होता है एक छोटा सा डॉट के कंपैरिज़न मतलब दिखाया गया है कि हाँ, दिल्ली इतना है। तो क्या है कि अगर आप दिल्ली का मैप देखोगे ना, तो आप दिल्ली का मैप प्रॉपर वे में उसको क्या-क्या कर सकते हैं, बड़े लेवल पे शो कर सकते हैं। उसके अंदर आप बता सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ कैंपस पड़ता है या साउथ दिल्ली है। तो इस तरह से पूरा का पूरा आप उस पे मतलब पूरा अच्छे शो कर सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको माइंड में बिल्कुल मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मतलब रटने की बजाय कॉन्सेप्ट से करेंगे यानी लॉजिक से करेंगे, ठीक है? ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉजिक से काम करती है और आपके क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें। बहुत एटलस का मतलब होता है कि बहुत सारे उसमें क्या होता है कि आप मतलब काफ़ी चीज़ें ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक एटलस की तरह बन जाता है, यानी एक पूरा का पूरा मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। देखो, मानचित्र जो है ना जो ये मैप होता है, ये आपको ना बहुत सारी चीज़ें हमें मतलब ज़्यादा जानकारी देता है। जैसे आप सपोज़ करो आपने देखा होगा, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कपास कहाँ होती है, चीनी गन्ना कहाँ होता है। तो ये चीज़ क्या होगा, आप मानचित्र में ईज़िली शो कर सकते हैं। क्या ग्लोब में कर सकते हैं? ग्लोब में नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइलैंड वगैरह होता है, महासागर होते हैं, सागर होते हैं, तो उसके अंदर आप नहीं कर सकते इन चीज़ों को, ठीक है? अब यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन एज़ इट इज़ उठाता है वो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत। अब ये पूछेगा कि बताइए कि भौतिक मानचित्र क्या होता है? वो पूछेगा, भौतिक मानचित्र पूछेगा कि क्या होता है? तो आपको ना इसको भौतिक मानचित्र की एग्ज़ैक्ट उठा के देता है। इसमें बोलेगा कि पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि जो चीज़ें इन पे दर्शाई जाती हैं, उसे भौतिक या उच्चावाच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक को अगर इंग्लिश की बात करें तो फिजिकल मैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप आप जो भी आपकी नेचुरल चीज़ें होती है ना, जैसे पर्वत क्या है? नेचुरल है, पठार है, मैदान क्या है? आपके ये आपके नेचुरल हैं, नद जो रिवर्स हैं, महासागर, ये सारे नेचुरल है। फिजिकल जो आपकी नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो शो करता है, वो चीज़ें क्या कहलाता है? आपका भौतिक मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट आता है राजनीतिक मानचित्र। अब पॉलिटिकल मैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। तो पॉलिटिकल मैप क्या होता है? देखो, इसमें पॉलिटिक्स कहाँ चलती है? आप कॉमन सेंस लगाना, पॉलिटिक्स कहाँ चलती है? आपके स्टेट में चलेगी, सिटी में चलेगी, आपके गाँव में चलती है, ठीक है? आपके जो ये कस्बे वगैरह होते हैं, उनमें चलती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, मैप पे भी उसी को शो किया जाएगा, ठीक है? आप इससे ना को थोड़े कॉन्सेप्ट के साथ चलिए कि पॉलिटिकल मैप किस काम आता है। जहाँ पे पॉलिटिक्स चलती है, पहाड़ों पे जाके पॉलिटिक्स तो नहीं चला सकते ना आप। महासागर में जाके ये जो आपके ओशियन वगैरह उसमें जाके पॉलिटिक्स तो नहीं चला सकते ना। तो बस उससे लॉजिक से करना कि राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों
उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। इसमें आपके गाँव और विश्व वर्ल्ड भी आ गए इसके अंदर, ठीक है? इनके जो देश और राज्य जो उनकी सीमाएँ वो लगती हैं ना एक-दूसरे को, तो आप देखते हो कि हरियाणा, पंजाब है, उनकी आपस में बाउंड्री लगती है। फिर आपका राजस्थान, गुजरात उसकी बाउंड्री लगती है, दिल्ली, हरियाणा की बाउंड्री लगती है, इधर यूपी, बिहार की बा यूपी, बिहार है। ठीक है? उसकी हरियाणा, दिल्ली के साथ बाउंड्री लगती है। तो ये क्या करते हैं, बाउंड्री को शो करता है उसको, ठीक है? और आप विदेश की बात करता है, ये कहता है कि विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों की, जैसे आपकी नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री कौन-सी है? आपकी जैसे पाकिस्तान है, आपकी इंडिया के साथ बाउंड्री लग रही है ना, आपके मैप को शो कर रहा है ना। आपके म्यांमार है, आपका जैसे आप इधर जाओगे चाइना है, तो ये चाइना है, तिब्बत है, ठीक है? ये सारी क्या होती है, आपकी बाउंड्री शो कर रही है आपके मैप पे, तो वो क्या कहलाता है? राजनीतिक मानचित्र कहलाता है, ठीक है? अब आता है थीमैटिक। थीमैटिक मानचित्र, इसे इंग्लिश में भी थीमैटिक बोलते हैं और हिंदी में भी थीमैटिक ही बोलते हैं। तो ये थीमैटिक क्या होता है? देखो इसको ना लॉजिक से देखना, मैटिक, थीमैटिक, आपने आपने थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट थोड़ा लॉजिक लगा के देखना कि इसके अंदर क्या आ रहा है? मैटिक, मैथमेटिक, मैथमेटिक। तो ये क्या है? मैथमेटिक, यानी मैथ से क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। यानी आप किसी चीज़ को मेज़रमेंट करना, किसी चीज़ का मेज़र करने के लिए। तो देखो, मेज़र किसका करोगे आप? रोड पे आप मेजर करते हो, रोड पे जो आप मानचित्र किसका बनाते हो? अब आदमियों का तो नहीं बनाते ना, तो किसका बनाओगे? या तो आप जैसे रोड है आपके, सड़क है आपकी, जैसे आप उसमें आपकी ये आपके वन होते हैं, जंगल होते हैं, ठीक है? आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, तो इनका क्या होगा? इसका इसका मेजर किया जाता है, भाई ये कितनी काउंटिंग में कितनी है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है मतलब थीमैटिक मानचित्र, ठीक है? यानी सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन और उद्योग आदि के विवरण जताने दर्शाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक कहते हैं। इसे है ना मैथमेटिक्स से करना कि कोई चीज़ मेज़र की जाती है। तो इससे आप है ना बहुत ईज़ी कॉन्सेप्ट के साथ इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है, लॉजिक से करना है, ठीक है? अब ये आप डबल अंडरलाइन कर लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? इसमें क्या करेगा, पूछता है कि मानचित्र के 3 घटक बताइए, घटक बताने हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। और इसको आपको क्या करना, सीरीज़ में लर्न करना है, इसको क्या करना है, सीरीज़ में लर्न करना, सीरीज़ में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? वो पूछेगा दूरी, दिशा, अभी क्वेश्चन आप पीवाईक्यू उठाएँगे ना, उसमें देखना है क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसमें एक में दिया हुआ है दूरी, दिशा, प्रतीक, दूसरे में दिशा, दूरी, प्रतीक। फिर तीसरे में इसको चेंज कर दिया है। तो आपको दूरी पहले, सबसे पहले डिस्टेंस आएगा, फिर डायरेक्शन आएगा, ठीक है? फिर आपके सिंबल्स आएँगे। इंग्लिश मीडियम अगर कोई इंग्लिश में समझना चाहता है, तो ये क्या है आपका, ये दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या होता है? डिस्टेंस होती है, और दिशा क्या होता है? डायरेक्शन होती है, और प्रतीक क्या होता है? सिंबल्स होते हैं। अब दूरी की बात करते हैं, दूरी क्या होती है? दूरी का मतलब डिस्टेंस होता है, देखो पूरे विश्व और उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाना। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी आसानी से, सावधानी के से खींचा जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यानी कागज पर आप छोटी दूरी है ना, जैसे सपोज करो आपकी डिस्टेंस आपका यहाँ मानो पंजाब और हरियाणा है, तो पंजाब और हरियाणा का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है ना, काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन अगर बात करें जैसे आप ये कहता है छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त कर सकती है। यानी ये छोटी दूरी है, लेकिन वो जो आपका जो अगर आप उस पे शो करेंगे तो बड़ी दूरी को वो मतलब आपको बिल्कुल शो करे कि हाँ, भई इसका इतना डिस्टेंस है। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है? इसको अंडरलाइन करना कि पैमाना क्या होता है? स्थल पर जो वास्तविक रियल जो डिस्टेंस होता है और जो आपके मैप पर दिखाई गई जो डिस्टेंस होता है, उसका क्या होता है? रेशियो होता है। उसका क्या बोलते हैं? अनुपात को बोलते हैं रेशियो, उसका रेशियो होता है। आपका ये एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि बताइए कि जैसे आप स्कूल जाते हैं और आपका घर है। आपके स्कूल और घर के डिस्टेंस की बात करते हैं तो 10 किलोमीटर है। जिससे कि मानचित्र पर हम क्या करेंगे, उसको 2 सेंटीमीटर करेंगे। उसको कितना करेंगे? 2 सेंटीमीटर करेंगे कि दूरी से हम व्यक्त कर सकते हैं। 10 किलोमीटर तो नहीं दिखा सकते ना उसमें। हम 2 सेंटीमीटर से क्या करेंगे, क्योंकि मैप है तो आप जो रूलर वगैरह यूज़ करते हैं तो उसपे 2 सेंटीमीटर हम उसको क्या कर देंगे, उसकी मतलब डिस्टेंस को उसको शो कर देंगे।
और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मानचित्र की बात करेंगे तो 1 सेंटीमीटर उसको शो करेगा और स्थल पर वो एक कितना 5 किलोमीटर को दिखाएगा। यानी अगर मानचित्र की मैप की बात करते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर को शो करेगा, बट वो हमारे डिस्टेंस किसको कितना कर रहा है? वो कर रहा है हमारे 5 किलोमीटर को कर रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही ये मतलब ये आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम मानचित्र पे कैसे मतलब अपनी डिस्टेंस को हम उसको कवर कर सकते हैं। पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 तालों के मतलब बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आप मैप वगैरह का यूज़ करते हैं, आपको पता ही है। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको ये करना है कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाना। ठीक है? छोटा करके पूरे विश्व या उसके किसी एक भाग को एक पैमाने पर दर्शाना क्या कहलाता है? आपका डिस्टेंस कहलाता है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों और देशों को कागज़ पे दिखाना होता है, तब हम हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में ही बताई थी, इनमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बड़ी चीज़ दिखाएँगे और तो उसपे छोटे पैमाने का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम बड़ी चीज़ को शो करने हैं, तो कौन से पैमाने का यूज़ करेंगे? बड़ा वाइस वर्सा कर देना, अपोज़िट कर देना। बड़े बड़े का दिखाना है तो छोटे पैमाने का यूज़ करेंगे, छोटे का दिखाना है तो बड़े पैमाने का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर हो गया? जैसे एग्ज़ाम्पल ले रखा है कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की मतलब शो कर रहा है। स्थल के 500 किलोमीटर को शो करेगा वो। तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। कौन-सा कहेंगे? छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। समझ में आ गई? अब नेक्स्ट आता है जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का यूज़ करते हैं। ये आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। ये अंडरलाइन कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आता है कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र निम्न में से है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए छोटा आप इसको वाइस वर्सा कर लेना, अपोज़िट कर लेना। छोटे वाला पैमाने का है, तो बड़े पैमाने का मतलब बड़ा मानचित्र चाहिए और बड़े वाला है तो छोटा मानचित्र चाहिए। शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? और जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। ये वाइस वर्सा चलेगा। उसपे देखो 5 सेंटीमीटर था तो 500 किलोमीटर शो कर रहा था। इसमें 500 मीटर को किस पे शो कर रहा है? 5 सेंटीमीटर पे शो कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है तो इसको अंडरलाइन कर लेना। अब आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होती है? आपने वैसे अगर पूछते हैं तो सभी बोलते हैं कि जो हमारी दिशाएँ हैं वो कितनी है? 4 हैं। 4 कैसे हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। बट अगर वैसे बात करें तो हमारी 8 होती हैं। क्यों होती हैं? जो हमारा पूरब और उत्तर और पूर्व के बीच का जो ये एरिया होता है, तो इसको बोलते हैं उत्तर-पूर्व। ठीक है? नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इसको ऐसे बोलते थ साउथ ईस्ट। तो ये भी तो डायरेक्शन होती हैं, ये वाली जो साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? तो ये भी तो डायरेक्शन होती है ना, तो 4 डायरेक्शन ये हो गई और 4 ये हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 8 डायरेक्शन हो गई। अगर मुख्य डायरेक्शन पूछे तो आपकी 4 हैं और टोटल पूछे तो 8 डायरेक्शन है। दिशा क्या होती है? दिशा होती है जैसे इसमें ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भई ये तीर दिखाया गया है, तो ये आपकी दिशा को शो कर रहा है। मैंने इसको आपको शॉर्टकट में सारा समझा दिया है। अब इसमें कहता है यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शा रहा है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। ये सिर्फ़ इसको एक्सप्लेन कर रहा है जो आपका ये दिया हुआ। अब यहाँ पर आपको लर्न करने वाली चीज़ क्या है? प्रधान द्विग बिंदु किसे कहते हैं? दिग बिंदु किसे कहते हैं? ये आपको लर्न करना है। ये प्रधान दिग बिंदु क्या होता है? ये वाला क्या होता है? इसे कहते हैं हम जो हमारी ये बीच की 4 डायरेक्शन है ना, इनको प्रधान द्विग बिंदु कहते हैं। ठीक है? तो ये 4 दिशाएँ और होती हैं उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम। ये सभी को क्या बोलते हैं? इसको आपको लर्न करना है। ये पूछता है, बताइए प्रधान द्विग बिंदु क्या होता है? तो द्विबिंदु होता है आपकी जो 4 मेन डायरेक्शन से अलग जो दूसरी डायरेक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रधान द्विग बिंदु। अब एक एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि सबसे पहले तो ये देखो विकास के घर से ये तो आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि विकास के
घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा और दुकानों के से विद्यालय की दिशा। ये तो आपको वैसे ही बस एग्जांपल दिया हुआ है कि उसमें क्या पूछा गया। ठीक है? अब आता है आपका दिक् सूचक क्या होता है? दिक् सूचक क्या होता है? आपका इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं कंपास बोलते हैं, जिससे आपकी डायरेक्शन का पता चलता है। ठीक है? इसे हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है, यानी मुख्य डायरेक्शन। ठीक है? तो दिक् सूचक क्या होता है? इसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। और यह जो है आपको मेन जो आपकी डायरेक्शन होती है उसका पता लगाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर एक चुंबकीय यानी आपकी जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट नीडल लगी हुई होती है, जो आपकी दिशाओं को पता लगाने में आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है प्रतीक, सिंबल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल्स। ठीक है? तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा, ये जो आपको बताया था ना कि दूरी, दिशा और प्रतीक, इसको बिल्कुल सीरीज में ही लर्न करना। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आता है? डिस्टेंस होता है। ठीक है? उसके बाद डिस्टेंस होगा तभी तो डायरेक्शन का पता करोगे ना। फिर डायरेक्शन के बाद आपको सिंबल्स की जरूरत होती है। तो आपको ऐसे चलना है। ठीक है? तो आप किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसीलिए वे निश्चित प्रतीक का होता है, सिंबल्स होते हैं। अब देखो, आपको क्या करना होता है, आप सिंबल्स किसका दिखा सकते हो? जैसे आपने देखा होगा कि आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि रेल की पटरियाँ कहाँ तक बिछाई गई हैं, ठीक है? आपके जैसे आप उसमें उसमें में जब मैप बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा आपके एक ही मैप में 4 चीज़ें पूछ रखी हैं, 4 चीज़ें पूछ रखी हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप लोग? उसमें करते हैं आप ऐसे, जैसे यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में आप कभी स्टार बनाते हैं, ठीक है? सॉरी, ये कभी क्रॉस बनाते हैं, दूसरे उसमें बॉक्स में बनाएँगे तो आप स्टार बनाएँगे, तीसरे बॉक्स में बनाएँगे तो आप ट्रायंगल बनाएँगे। तो इस तरह से आप सिंबल्स देते हैं। तो सेम वही चीज़ है ये। आप जैसे आप सपोज़ करो भवनों और जैसे भवन बनाने हैं, तो भवन का क्या करोगे? आप इस तरह से सिंबल दोगे कि भई इस तरह से जो है हमारा भवन बनता है। अगर आप जैसे आप रेल की पटरियाँ कैसे होती है? रेल की पटरियाँ ऐसे ही होती है ना, ऐसे-ऐसे करके रेल की पटरियाँ होती हैं। अब सड़क शो करोगे तो सड़क ऐसे-ऐसे शो होती है, ये सड़क है, ठीक है? अब जैसे रिवर की बात करते हैं, तो रिवर क्या हो जाएगी? रिवर ऐसे-ऐसे ज जाती है रिवर। तो इस तरह से ये सिंबल होते हैं। तो वही सिंबल आपको क्या करते हैं, ये आप प्रतीक कहलाते हैं। ये वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है? ये आप अंडरलाइन कर लेना कि ये जो सिंबल्स होते हैं ना, कम स्थान में अधिक जानकारी यानी ज़्यादा जानकारी हमें देते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। अगर आपके पास सिंबल्स होंगे ना, तो आप आसानी से उस पे क्या कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं कि भई ये चीज़ें क्या हैं। सपोज़ करो आपको ये बताना है कि बताइए कि आपकी जो रेल ट्रैक हैं, आपके कहाँ से कहाँ तक बिछे हो, तो आप क्या करोगे? आपको रेल ट्रैक ऐसे करके रेल ट्रैक बना दोगे। तो ईज़िली आप उसको शो कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक आपके रेल ट्रैक बने हुए हैं, ठीक है? आज तक वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि भई ये सिम्बल्स दिए हों और भई मतलब इस सिम्बल्स में पूछें बताइए ये सिम्बल्स किसका है? लेकिन अगर इसमें भी अगर सपोज़ करो उसने एग्ज़ामिनर ने कभी उठा ले मूड, उसके मूड का पता नहीं होता ना कि कब कौन-सा क्वेश्चन उठा ले, तो आपको बस इतना माइंड देखो, आपकी अगर उसकी बात करते हैं, लाइन की बात करते हैं, रेलवे ट्रैक सबने देखा होता है, तो आप जैसे ये आप इसको इज़िली पहचान सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है? और बड़ी लाइन की बात करते हैं, बड़ी लाइन आपने देखा होगा जब आप जैसे स्टेशन पे देखते हैं तो इस तरह का स्टेशन का मिलता है, बड़ी लाइन में आपके 2 होते हैं, स्टेशन पे देखेंगे तो छोटे-छोटे इस तरह से होते हैं, ट्रैक इस तरह से होते हैं, ठीक है? और सड़कें की बात करें, अब देखो कच्ची-पक्की सड़कों की बात करता है, कत पक्की सड़क कैसी होगी? बिल्कुल हाईवे की तरह बिल्कुल चमकदार बनी होगी और कच्ची सड़क कैसी होगी? टूटी-फूटी होगी, तो टूटे-फूटे ये डॉट-डॉट से जो ये बने हुए हैं ना, तो ये टूटी-फूटी सड़कों को शो कर रहे हैं। अब ये इसकी सीमा की बात करता है कि आपकी जो सीमाएँ लगती हैं, जैसे ये सीमा लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो पक्की बिल्कुल अच्छी हाइलाइटेड की हुई है। राज्य की बात करें तो उससे कम हाइलाइटेड है और जिले की ओर बिल्कुल ही मतलब लाइट उसमें हो जाएँगी। कुएँ की बात करते हैं, देखो नदी, कुआँ, तालाब, नहर, पुल, ये सारे क्या है? पानी से रिलेटेड है। पानी का कलर कैसा शो करता है? ब्लू कलर का। तो उससे आप इसको, जैसे देखो तालाब की बात करते हैं तो सर्कल में ये आपका तालाब है। तो इसको आप एक बार है ना, बस एक बार हल्का-सा माइंड मैप बना लेना। जैसे मंदिर, मस्जिद है, मंदिर आपको पता कैसे होते हैं। आपका इसकी बात करते हैं, चर्च की बात करते हैं, प्लस का साइन होता है। मस्जिद आपको पता ही होगा कि वो ऊपर एक मेहराब टाइप बना होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें आप कर लेना इसको।
वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पर एक बार ना इसको थोड़ा माइंड में एक बार रीड आउट ज़रूर कर लेना। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। अब ये पूछा नहीं है ये रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं, बट एक बार आप इसको रीड आउट ज़रूर कर लेना कि ये मतलब अपनी-अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसको रूढ़ प्रतीक कहते हैं। यानी जो भी जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके सिम्बल्स यूज़ किए जाते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रतीक कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। अबे ये इसी उद्देश्य से वो नीले रंग का इस्तेमाल जलो से ये उसको बता रहा हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पठारों के लिए कौन से कलर का यूज़ किया जाता है? तो पठार कैसे होते हैं? आपने देखा होगा, ये माउंटेन्स वगैरह देखे हैं ना, माउंटेन्स हैं आपके, ये कैसे होते हैं? ग्रे कलर के होते हैं। ये पठारों को पूछा गया कि पठारों का कलर कैसा होता है? तो पीला जो हल्का-सा लाइट पीला होता है ना, उसको मतलब पठार बोलते हैं। प्लेट्यू जिसको कहते हो। तो जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है, कभी-कभी किसी एक क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल दिया है कि भई ये ऐसे हो जाता है, तो रेखा चित्र की बात करते हैं। तो रेखा चित्र क्या होता है? अ, इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना किसी रेखा चित्र क्या होता है, जैसे आप सपोज़ करो कहीं गए हैं या आपसे कोई आप अपने घर में किसी को एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप अपने घर में किसी को भेज रहे हैं, मतलब कहीं कोई मार्केट जा रहा है तो आपसे रास्ता पूछेगा कि भई ये जो शॉप है ये कहाँ पड़ती है? मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ही दे रही हूँ। तो ये जिस जिस भी शॉप पे आप भेजते हैं तो आप बोलेंगे कि आप यहाँ से जो है उस मतलब उस पे चले जाइए, कोई भी आप एरिया बताएँगे तो उस एरिया में आप उस गली में जाएँगे, उस गली से आपकी मतलब 5th नंबर की शॉप है। तो आप क्या करेंगे? आप ये ऐसे एक है ना रफ मैप बनाएँगे कि आप यहाँ से स्ट्रेट जाइए, फिर स्ट्रेट जाइए, राइट जाइए, फिर स्ट्रेट जाइए, फिर लेफ्ट हो जाइए, फिर स्ट्रेट चलिए, फिर उसके अंदर गली के अंदर जाके आप ये क्या है? एक रेखा चित्र आपने एक मतलब रफ मैप जिसको बनाना। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा मानचित्र क्या होता है? रफ मैप बनाना, कच्चे आरेख बनाना। ठीक है? इसको इंग्लिश में अगर जैसे एक आम भाषा में कहें तो एक रफ मैप बनाना जो आप किसी को अगर कहीं भेजते हैं या कोई कहीं जा रहा था, आपसे एड्रेस पूछता था कि भई ये कहाँ पड़ता है? तो आप उसको एक रफ मैप बनाते हैं कि भई ये ऐसे-ऐसे करके वहाँ पे पड़ेगा, ठीक है? खाका क्या होता है? खाका छोटे अक्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र ही खाका कहलाता है। छोटे अक्षेत्र का बड़े पैमाने पर। इसको क्या कह सकते हैं? एक छोटा क्षेत्र मान लें एक छोटा एरिया है और उसका बड़े उस पे आप मतलब एक खाका तैयार करते उसे हम क्या कहेंगे? खाका कहेंगे। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं और किसी जैसे जैसे आपने देखा होगा ना आप मैप बनवाते हैं, आप सपोज़ करो आपको घर का मैप बनाना है, तो आप अपनी एडवाइस दे रहे हैं कि भई हमारा जो मैप है ना इस तरह का होना चाहिए, हमारा मैप इस तरह का होना चाहिए। तो आप उसको क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि जैसे ये हमारी एंट्रेंस है, यहाँ हमारा ये तो मेन गेट हो गया हमारा, यहाँ पर हमारी जो है स्टेयर्स चलेंगी, यहाँ पर हमारा जो हॉल होगा, इसके पीछे हमारे रूम्स होंगे, यहाँ किचन होगी। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप एक है ना खाका तैयार कर रहे हैं, एक मतलब आप एक छोटा एरिया पर जो एक सपोज़ करो आप 100 गज़ का आपका प्लॉट है, ठीक है? 100 गज़ का आपका प्लॉट है, 100 गज़ के प्लॉट पे आप क्या कर रहे हैं, एक खाका तैयार कर रहे हैं छोटे पैमाने का और इस पे यहाँ पर आप बता रहे हैं कि यहाँ पे आपकी स्टेयर्स जा रही है, यहाँ पर हॉल है, यहाँ पीछे रूम्स हैं, यहाँ टॉयलेट है, यहाँ पे आपकी किचन है। तो इस तरह से आप एक खाका तैयार कर रहे हैं। तो उसी का कहते हैं कि छोटा एरिया और बड़े पैमाने पर आपने देखो 100 गज़ में कितनी सारी निकाल दी चीज़ें। निकाल दी ना जैसे आपका गेट एंट्रेंस निकाल दिया, यहाँ पे स्टेज चढ़ा दी, यहाँ पर किचन है, यहाँ पे हॉल्स है, रूम्स यानी एक छोटे से एरिये में बहुत सारी चीज़ें आपने शो कर दी, उसी को हम खाका कहते हैं। बड़े पैमाने पर पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई या मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उसमें हम लोग बड़े पैमाने पर एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहते हैं, ठीक है? जो मैं बता चुकी हूँ, इसको आप बस माइंड में ध्यान रखना कि खाका क्या होता है, जो आप एक छोटे एरिये का बहुत सारी चीज़ें शो करना, उसे हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। तो ये था गाइज़ आपका
आप इसको एक्सरसाइज को ज़रूर कर लेना। ये एक्सरसाइज एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया था, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उठाया गया है इसमें से, ठीक है? आप एक बार ना इसको अच्छे से कर लेना। जिसके पास बुक नहीं है, मैं इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से इसको देख लेना, ठीक है? और आप इसको ना अंडरलाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये आपको ना बिल्कुल क्वेश्चन जो क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है ना, मैंने सेम ही अंडरलाइन करवा और इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और इसमें से क्वेश्चन 110% आता है, ठीक है गाइज़? और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है? और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, जिससे कि उनको भी घर बैठे अपने अच्छे से एक सीटेट की अच्छे से तैयारी हो जाए और बिल्कुल हाई स्कोर करें, अच्छे से अच्छा स्कोरिंग करें। आपका 60 मार्क का सब्जेक्टिव आता है ना, तो उसमें से आप होपफुली आप मतलब 50 प्लस या 55 प्लस आप स्कोरिंग करेंगे, अगर ऐसे पढ़ा तो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है गाइज़?